ये टॉपिक करना है। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, ठीक है, यही है। एक हिंदी भाषा और एक देवनागरी लिपि वाला टॉपिक भी है। देवनागरी लिपि इसके बाद कर लेंगे, वो तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो भी छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो हिंदी भाषा आप लोग जानते हैं कि आर्य भाषाओं में से एक है, ठीक है। अब भाषा परिवार आपको उतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के 12-13 भाषा परिवार हैं, उनमें से कौन से परिवार के अंदर आती है। इतना बड़ा वर्गीकरण करने की आपको जरूरत नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी क्या है, एक भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, भारतीय आर्य भाषा है, ठीक। और भारतीय आर्य भाषाओं में जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि भारतीय आर्य भाषाओं में वो भाषाएं आती हैं जिनका जो मूलतः उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो जिन भाषाओं का उद्भव जो है आप संस्कृत से पाते हैं उन्हें कहा जाता है भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो संस्कृत जो है एक बहुत पुरानी आर्य भाषा है, उसमें से जो है निर्मित हुई है हिंदी और भी तमाम जितने भी आपकी भारतीय आर्य आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास में पहले तो आपको यही क्रम ध्यान रखना है कि आर्य भाषाओं का जो ऐतिहासिक विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं बहुत सही, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले जो आपको टॉपिक डालना है, आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। आर्य भाषाएं चली किस तरह से, आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास, आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास, ठीक है। तो आर्य भाषाएं इस क्रम में आप जो है 3 प्रकार से पाते हैं, ठीक है। पहला तो होता है, इसको कहा जाता है प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, ठीक। प्राचीन आर्य भाषा, इसमें सबसे पहले आर्य भाषा की स्थिति, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहें तो भाषाएं कौन कौन सी थी, इसके बाद इनका समय क्या क्या था, कब से लेकर के कब तक, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में आप जो है संस्कृत को पाते हैं और संस्कृत के 2 रूप आप जो है देख सकते हैं। आर्य भाषा में आप 2 भाषाएं देख सकते हैं। पहला को कहा जाता है वैदिक संस्कृत, दूसरी क्या है, लौकिक संस्कृत, ठीक है। एक है आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी आती है आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का अगर आपको समय देखना हो, वैदिक संस्कृत का जो समय है वो है आपका लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इतना जो है आप वैदिक संस्कृत का समय मानते हैं। और लौकिक समय का इसी में जो 500 साल इसमें आप पाते हैं, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कई बार ये टाइमलाइन का सवाल ज्यादातर पूछ लिया जाता है यहाँ से, जो इनका जो है विकास है आर्य भाषाओं का, ठीक है। दूसरी आप कह सकते हैं, हिंदी के खास क्रम में ही बात हो रही है, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की 3 स्थितियां आप या फिर 3 भाषाएं इसके अंदर आप रख सकते हैं। कौन कौन सी हैं, हाँ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं उसके बाद जो है प्रचलन में आई जब आप देखते हैं कि संस्कृत का विघटन होना शुरू हुआ। लौकिक संस्कृत से भाषा जब पाली की स्टेज पर पहुंची तो ये जो समय था ये था आपका केवल 500 साल के अंदर अंदर आपको बांटते चले जाना है, बस हो जाएगा फिर आप 1 ईस्वी तक, यानी कि ईसा मसीह के लगभग जन्म होने तक, ठीक है। तो ये 500 वर्ष की जो आप कह सकते हैं स्टेज है, इसे कहा जाता है आपका क्या, पाली, ठीक है। ईस्वी सन के आरंभ तक, तो 1 ईस्वी हम इसका नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा जो है 1 ईस्वी से लेकर के जब यहाँ तक 500 ईस्वी तक यहाँ जो चली है इसे कहा गया प्राकृत, और अपभ्रंश का जो समय था वो लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है ये चला। इसके बाद एक स्टेज बहुत सारे विद्वान एक स्टेज और मानते हैं, हालांकि इसको लेकर के क्या है डाउट है, ठीक है। इस स्टेज को लेकर के डाउट ये है कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि अवहट्ट जो है अपभ्रंश के बाद की एक स्टेज और थी और उसके बाद जो है हिंदी का विकास होना शुरू होता है। कई लोग अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी मान करके उसको हिंदी के अंदर लेते हैं। तो अवहट्ट के बारे में थोड़ा सा क्या है विवाद है। विवाद यही है कि कई लोग उसको एक अलग भाषा के रूप में, एक स्टेज के रूप में देखते हैं, एक विकास के एक कड़ी के रूप में देखते हैं भाषाओं के, और कई लोग क्या मानते हैं उसको पुरानी हिंदी का ही एक रूप मान करके हिंदी के अंदर उसको रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 2TV लाइन से दिखाया है और इसका जो नाम है अवहट्ट। और ये अवहट्ट नाम चला कहां से है? अगर ये अवहट्ट नाम जो है ये रखा गया है, ये विद्यापति ने कहा था, ठीक है। विद्यापति ने एक जगह लिखा, देसिल बैना सब जन मिठा तम तैसन जमपहु अवहट्टा। तो अवहट्ट जो उसने कहा कि मेरी जो भाषा है मैं जिस भाषा में लिख रहा हूं वो क्या है अवहट्ट है। तो इस वजह से जो है ये नाम गढ़ा गया। तो कई बार आप चाहें तो ऊपर अपने जो किताब आपने कॉपी आपकी है जहां से लाइनें शुरू होती हैं, यहाँ नोट लिखना चाहें तो नोट, या फिर नीचे कहीं पे आप नोट लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हेडर के स्थान पे दें या फिर नीचे फुट नोट के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अवहट्ट जो नाम दिया है वो किसने दिया है, विद्यापति के यहाँ सबसे पहले मिलता है, ठीक है। इसी वजह से तो आप इसका जो आखिरी स्टेज है, अब इसका कालक्रम क्या निर्धारित किया जाए, पुरानी हिंदी का लगभग आप मान सकते हैं कि इसीलिए 2TV लाइन से दिखाया गया है। तो कब आप जो है लगभग 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक मान सकते हैं। यहाँ से जो है ये खास स्टेज थी, ये डेवलप होनी शुरू हुई थी, यानी कि अपभ्रंश की जो अंतिम स्टेज है उसको अवहट्ट कहा जाता है, ठीक है। और वहां से फिर पुरानी हिंदी जो है शुरू हो जाती है। पुरानी हिंदी जो शब्द गढ़ा है वो किसका है? आपको कई बार आ सकता है सवाल, अगर पुरानी हिंदी आप कहीं भी नाम सुने, पुरानी हिंदी, हाँ कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी जो कहानी है उसने कहा था, वही वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपके यहाँ, हाँ। तो उसने कहा था जो कहानी है, और ये निबंध में भी है आपके यहाँ, ठीक है ना, कछुआ धर्म और ये सारे। तो गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था इस स्टेज को, आखिरी स्टेज को पुरानी हिंदी नाम दिया है उन्होंने, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ से फिर आधुनिक आर्य भाषाएं शुरू होती हैं वहां पर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुरानी हिंदी नाम दिया है गुलेरी ने। विद्यापति ने जो है नाम रखा था अवहट्ट, नाम जो है विद्यापति ने रखा था। भाषा के विकास के क्रम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और तीसरी मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरी हो जाएगी आपकी आधुनिक आर्य भाषा। और आधुनिक आर्य भाषाएं जो है, यानी कि आधुनिक आर्य भाषाओं की बहुत सारी स्टेजेस आएंगी इसके बाद। तो आधुनिक आर्य भाषा का फिलहाल हम इस टेबल में जितना रखना होगा उतना रखेंगे। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का भी एक अलग से बनाना पड़ेगा आपको। आधुनिक आर्य भाषा यानी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, इस तरह से। तो प्राचीन आधुनिक आर्य भाषाओं में आप सीधा सीधा इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम ही हिंदी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारी भाषाएं और हिंदी की स्टेजेस बहुत सारी हैं। तो हिंदी आप मान के चलिए कि ये लगभग 1100 ईस्वी रखें या 1000 ईस्वी रखें, जब भी आप रखना चाहिए। ये विवादित है, ठीक है, अद्यतन, जो भी आप कहना चाहिए। अब ये विवादित इसलिए है कि कई लोग यहीं से हिंदी मानते हैं, ठीक है। तो अपना आप ही वो टाइमलाइन पीछे चले जाएगी, 1000 ईस्वी हो जाएगा। कई लोग अवहट्ट को एक अलग स्टेज मान करके करते हैं। तो इस टाइमलाइन को लेकर के, इसको लेकर के आप जो है मतलब बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है कि एग्जैक्टली था क्या। भाषा के विकास में ऐसा ही होता है, ठीक है। कोई निश्चित तिथि नहीं होती है कि 1 जनवरी 1100 ईस्वी के बाद से हिंदी मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। एक सतत विकास क्रम होता है और उसमें जो है ये चीज आती है। तो हिंदी का जो है आप मान सकते हैं कि यहाँ से 1100 ईस्वी से, तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 11वीं सदी के आसपास से, 11वीं 12वीं सदी के आसपास से हिंदी का विकास होना शुरू होता है, ठीक है। इस क्रम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब ये इतना कर दिया आप लोगों ने आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी जो है, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ना है इसलिए हिंदी ही लिखा है हमने। अब जो है एक और टेबल आपको बनानी है
आधुनिक आर्य भाषाओं की स्टेज में हिंदी का जो भी विकास है, आधुनिक आर्य भाषा जो आपने ये बनाया था, आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा की भी 3 स्टेजेस आप पा सकते हैं। यानी कि अगर मैं हिंदी लिख सकते हैं आप इसके ब्रैकेट में, क्योंकि हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी इसके ब्रैकेट में, प्राचीन हिंदी, ठीक है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी यानी कि जो आप पाते हैं बहुत ही शुरुआत विद्यापति के बाद के कुछ कवियों पे, जैसे अमीर खुसरो के पास हो सकती हैं, कुछ रासो काव्य जो बाद में लिखे गए, या फिर कबीर से ठीक पहले के वो जो स्टेज थी 12वीं 13वीं 14वीं सदी का जो शुरुआती समय था वहां तक, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आदिकाल की भाषा है वो है प्राचीन, ठीक है। आदिकाल में भी कौन सी वाली? सेकंड वाली, क्योंकि पहली जो स्टेज थी अपभ्रंश का जो काव्य लिखा गया, जो इन्होंने लिखा, किन्होंने? सिद्धनाथ और जैनों ने जो लिखा वो तो शुरुआत से ही लिखना शुरू कर दिया था, 8वीं सदी के आसपास से आप पाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर लिखा गया जैसे रासो काव्य है, या फिर जो राउल वेल और वर्ण रत्नाकर, ये सारी जो रचनाएं लिखी गई थी, आदिकालीन रचनाएं जो आपने पढ़ी, ढोला मारूरा दुहा, डिंगल पिंगल में जो लिखी गई, वो आप कह सकते हैं कि वो प्राचीन जो है वो थी, ठीक है। तो हम इसमें एक लिख सकते हैं डिंगल और पिंगल की जो शैलियां थी, वैसे तो ये शैलियां थी जो आगे चल करके भाषा की एक दो वर्ग बनने शुरू हुए, तो डिंगल पिंगल आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये जो भाषाएं उस समय पे लिखी जा रही थी, जिसमें रासो काव्य लिखा गया, बहुत सारे प्रेमाख्यानक लिखे गए उस समय के, अमीर खुसरो ने लिखा, वो प्राचीन हिंदी का रूप आप मान सकते हैं। ठीक है। मध्यकालीन हिंदी के अंदर आप जो लेंगे, मध्यकालीन हिंदी के अंदर आप वो लेंगे कौन सी? बोलियां लेंगे, ठीक है। अब बोलियां भी कौन कौन सी? यानी जो भक्तिकालीन और भक्तिकाल और रीतिकाल का जो साहित्य लिखा गया वो आपका जो है मध्यकालीन भाषा या मध्यकालीन हिंदी में ही लिखा गया था, तो आप जो है बोलियां लिख सकते हैं। तो आप अवधि, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियां, ये आप जो है मध्यकालीन हिंदी के अंदर रखते हैं। और तीसरी जो आधुनिक हिंदी के अंदर आप मान सकते हैं कि यानी कि जो बाद में डेवलप की गई थी कुछ फोर्ट विलियम कॉलेज और इनके सबके द्वारा, वो जो हिंदी थी उसको कहा जाता है आधुनिक हिंदी। और आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, तो आप खड़ी बोली का रख सकते हैं, खड़ी बोली का परिष्कृत रूप, जिसको कि आप मानक हिंदी कहते हैं, वो है आपकी आधुनिक, ठीक है। जैसे अगर आपको अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं लेनी हो हिंदी के समकालीन, अन्य भाषाएं जो हिंदी के साथ साथ ही विकसित हुई, थोड़ा पहले थोड़ा बाद इस तरह से, तो उसमें से एक नाम तो आपको जरूर मिलेगा बांग्ला, इसके अलावा मराठी, गुजराती, पंजाबी, और बांग्ला, मराठी, गुजरात, पंजाबी, और कौन सी हो सकती है? और दो चार और भाषाएं, लगभग यही सारी, एक दो और जो है छूट गई होंगी वो सब, ठीक है। तो अन्य अन्य भाषाएं ये जो कि हिंदी के ही समकालीन विकसित होनी शुरू हुई और इस तरह से चली, ठीक। अन्य भाषाएं ये, तो आधुनिक हिंदी का हमने तो इतना तो ये हमने देख लिया कि आधुनिक हिंदी इतना सा आप जो है देखते हैं इसमें, ठीक है। अब जो आपको टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक को भी आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, क्या पता इससे थोड़ा सा गहराई का प्रश्न पूछ लिया जाए। जैसे यही सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा के विकास के क्रम में नपुंसक लिंग का
लोप किस स्टेज पे हुआ, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, कौन से स्टेज में हुआ? ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि संस्कृत में और हिंदी में बहुत एक बड़ा फर्क है। तो वो बड़ा फर्क अचानक तो नहीं आया होगा, उसकी जो धीरे धीरे विशेषताएं हैं वो यहीं से जो है ब्रेक होना शुरू होती हैं। लौकिक आप संस्कृत का यहाँ से रूप मानिए, संस्कृत से कुछ पाली में कुछ चेंजेस आए तो वो पाली बनी, कुछ और चेंजेस आए तो प्राकृत, कुछ और चेंजेस आए तो अपभ्रंश, कुछ और चेंजेस आए तो फिर पुरानी हिंदी का स्ट्रक्चर लेना शुरू हुआ, बोलियों से होते हुए फिर जो है आज की भाषा आपको मिली। तो कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये जो है हमको पढ़ना जरूरी है। केवल विकास में यही सब रट करके नहीं जाना है, क्या पता संभावना है, क्यों, तो संभावना है कि वो वाला उस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, अब एक एक करके पाली में क्या हुआ, प्राकृत में क्या हुआ, ये सब हमको करना है। तो सबसे पहले लिखिए, इसमें लिखिए पहला जो टॉपिक आपने लिखना है पाली। पाली, पाली की स्टेज पे क्या होना शुरू हुआ था, जो पाली लगभग 500 ईसा पूर्व से ठीक है। तो पाली का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो तो आपको क्या है, पाली का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, जहां से आपको पाली देखने को मिलती है, पाली के जो ग्रंथ हैं वो क्या है किसी को जानकारी होनी चाहिए। वैसे पाली में क्या क्या मिलता है आपको, है बौद्ध ग्रंथ, यही कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, पाली का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में जो त्रिपिटक मिलते हैं आपको, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, वो सारे, क्योंकि पाली देखो गौतम बुद्ध का समय है लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पाली, गौतम बुद्ध ने जो अपने सारे उपदेश दिए हैं वो पाली में दिए हैं। इस वजह से जो उनके उपदेश हैं, जो सारा बौद्ध धर्म का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उनके जो ग्रंथ हैं जितने भी, वो सब पाली भाषा में आपको मिलते हैं। तो अध्ययन का जो सबसे बड़ा स्रोत है पाली का, वो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ सबसे बड़ा अध्ययन का स्रोत है। वैसे ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ तो पता चलता ही है। क्या पता कोई क्वेश्चन आप इस तथ्य के आने की वजह से आप सही कर बैठे। बौद्ध ग्रंथ ये जो त्रिपिटक हैं और अन्य जो ग्रंथ हैं, इसके अलावा जो जातक कथाएं आपको मिलती हैं वो सारी। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जो है सबसे प्रामाणिक स्रोत आपका पाली का होता है। अब जो है पाली की कुछ विशेषताएं आपको लिखनी है कि हुआ क्या क्या। ठीक है, तो विशेषताएं, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट पाली में क्या होना शुरू हुआ, पहला पॉइंट लिखिए, संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पहली जो विशेषता है, नपुंसक लिंग का लोप। ठीक है, पहली विशेषता ये थी कि नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। साथ ही साथ संस्कृत में आप जानते हैं कि वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में केवल एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सीधा सीधा। तो यही वो स्टेज थी जहां पे आप द्विवचन का भी लोप होना देखते हैं। तो द्विवचन भी समाप्त होने लगा, द्विवचन, द्विवचन। ठीक है, द्विवचन का लोप। ठीक है, तो चाहो तो एक ही इसमें लिखा जा सकता था इसको, कि नपुंसक लिंग समाप्त होना शुरू हुआ और साथ ही साथ क्या, द्विवचन का लोप होने लगा। ठीक है, और द्विवचन किसके अनुरूप चलने लगा, एक वचन के या बहुवचन के? बहुवचन के हिसाब से चलता है ना। एक जो द्विवचन आप लेते हैं, जब 2 होते हैं तो आप बहुवचन के हिसाब से लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड बात है, लिखने की जरूरत तो नहीं है कि द्विवचन जो है बहुवचन के अनुरूप चलने लगा, वो नेचुरल सी बात है, आप लोग जानते हैं। ठीक, अब इस वजह से जो है भाषा बहुत सरल होनी शुरू हो जाती है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखो, नपुंसक लिंग अपने आप में एक लिंग जो है एक बड़ी चीज होती है, एक पूरा लिंग आपने जो है समाप्त कर दिया है उसको। अब या तो वो पुल्लिंग में जाएगा या तो स्त्रीलिंग, जैसे निर्जीव चीजों को लेकर के ज्यादातर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है संस्कृत में, तो जो है वो अलग आना शुरू हुआ। इसके अलावा द्विवचन हो गया तो एक ठीक ठाक जो है व्याकरण का बोझ जो है कम होना शुरू हुआ, क्योंकि आम आदमी को तो बोझ ही लगती थी ना इतनी कठिन भाषा। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए संस्कृत से शानदार भाषा कुछ होती नहीं थी, क्योंकि बहुत शास्त्रीय तरीके से बहुत व्यवस्थित है। लेकिन जो आम आदमी होता है उसको थोड़ा रैंडमनेस पसंद आती है भाषा में, आसान चीजें पसंद आती हैं, बहुत शास्त्रीय ढांचा पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से जो है आम आदमी को सरल लगने लगा। तो द्विवचन खत्म हुआ और इसके अलावा नपुंसक लिंग खत्म होना शुरू हुआ। और इसके अलावा अब कैसे कहा जाए, इसमें एक और चीज आप लिखिए इसको, इसमें जो व्यंजन पे समाप्त होते थे, व्यंजन पे समाप्त होते थे, जैसे व्यंजन पे क्या समाप्त हो, जैसा संस्कृत में अगर आपको जगत लिखना है तो आप जगत ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना,
तो वहां क्या होना शुरू हुआ, ये व्यंजनांत जो था ये खत्म होना शुरू हुआ और जो है ये स्वरांत ही रहना शुरू हुआ। समझ गए आप? ठीक है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए आप, ये जो होना शुरू हुआ, अब जगत को क्या है, केवल जग लिखना है बस। समझ गए आप? ठीक है। जब आप जगत को ऐसा लिखते हैं ना, आज को हम ऐसा लिखते हैं, तो लेकिन आप इसको मानिए कि ये क्या है, ये तो तत्सम शब्द है, हिंदी में हलंत नहीं लगाया जाता है। लेकिन जो असली स्टेज, जो विकास क्रम देखेंगे तो जग, जग भी कहते हैं ना, तो जगत का जो है जग होना शुरू हुआ, तो वो जो है आप करना शुरू करिए। लिखिए इसमें, अधिकतर व्यंजनांत प्रातिपदिक अधिकतर व्यंजनांत प्रातिपदिक स्वरांत होने लगे। ठीक है। तो जो ये अधिकतर, ये जो वाले जो व्यंजन पे समाप्त होने वाले शब्द थे वो क्या होने लगे, स्वरांत होने लगे। और स्वरांत करने का तरीका क्या था कि वो जो व्यंजनांत जो आपका मतलब व्यंजन है उसी को हटा देना है आपने सीधा सीधा। ठीक है, जग ही कर देना है उसको। इसी तरह से जैसे राजन में से नौ हटा देना है, राज कर देना है बस। ठीक है, इस तरह से किया जाता था। ठीक है। तो एक विशेषता एक और ये है, पाली में ये सब होना शुरू हुआ था। इसके अलावा अगला थोड़ा बहुत जो है शुरुआती स्टेजेस में आप देखते हैं कि सरलीकरण की प्रवृत्ति होती है। और जो सबसे बड़ी विशेषता हिंदी और संस्कृत के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर आप देखते हैं वो क्या है आपका, संस्कृत में जो है विभक्ति जो होती है, यह जो कारक होता है वो स्वर के साथ ही वो शब्द के साथ ही लगा हुआ होता है। ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि कैसे, जैसे बालक के लिए का अगर आपने कहना शुरू हुआ, तो जैसे अगर आप बहुत सारे हैं तो बालक आप हम करना आपको करना पड़ेगा, है ना, यानी बालक के शब्द रूप में ही आपको उसको ऐड करना पड़ेगा कारक को। लेकिन हिंदी में जो है सरल क्यों है हिंदी को कहना, क्योंकि क्या है उसमें परसर्ग, जो कारकीय परसर्ग है, ये जो विभक्ति का चिन्ह है वो अलग है। तो आप जो है यहां से चेंज कर सकते हैं, विभक्ति का चिन्ह सेम रहेगा, बालक ने किया हो चाहे बालिका ने किया हो, ने सेम ही रहेगा। तो इस वजह से और आसान होना शुरू हुआ। और ये बहुत शुरुआती स्टेज में थोड़ा बहुत जो है आप पाली के अंदर देखना शुरू करते हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन शुरू में। तो एक चीज और लिख सकते हैं आप, विभक्तियां और परसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास होने लगा। विभक्ति विभक्ति और परसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास होने लगा। पूरी तरह से अलग नहीं हुआ अभी, है ना, शुरुआती हुआ है, केवल कर्ता और कर्म कारक को लेकर के ये होना शुरू हुआ था। विभक्ति व कारक, कारकीय परसर्गों की जटिलता समाप्त होने लगी। ये आप लिखिए, समाप्त होने लगी। ठीक है। जैसे, और खास करके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि कर्ता जो है अलग से यूज, कर्ता और कर्म कारक, बस, ज्यादा नहीं। अभी बहुत ज्यादा नीचे का उतना चेंज नहीं आया है, लेकिन कर्ता और कर्म अलग से यूज होना शुरू हुआ है, बिना विभक्ति या परसर्ग के प्रयोग होने लगे। इसके अलावा बहुत कुछ और भी बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो उतना मतलब उतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये शुरुआत का जो ये वाला पॉइंट है या ये वाला है, ज्यादातर जो मतलब मेन जो चीजें हैं, देखिए आप, नपुंसक लिंग का लुप्त होना और द्विवचन का लुप्त होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, कि पाली में ही ये स्टेज में ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी थी। अगली स्टेज लिखिए आप। वैसे इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे आपका जो है एक लकार होता है जिसमें भविष्य काल का, कौन सा लकार होता है कोई संस्कृत का विद्या है, लिरिट लकार ना, हाँ, लिरिट लकार जो होता है, इसमें जो इसका जो रूप होना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे गमिष्यति होना शुरू हो जाएगा ना, गमिष्यति कहा जाएगा, वो जो इस तरह से आना शुरू होता है, इष्य का यूज होना शुरू होता है, इष्य का होना शुरू हो गया, केवल आधा सौ और पूरा सौ, बस इस तरह से। अब ये बहुत टेक्निकल चीज है, उतना करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। जैसे पठिष्यति का हो गया पठिस्सई, ऐसा।
सही, ऐसा करना शुरू कर दिया। बस इस तरह के अंतर थे। ये तो आपको तो इतने जो है टेक्निकल चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है, जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वही सब हमको करना चाहिए, ठीक है। तो पाली में ये सारे परिवर्तन आए, ठीक है। इसके अलावा पाली में हम क्या कर सकते हैं, हाँ बस ठीक है, इतना ही बहुत है। अगला लिखिए आप प्राकृत आर्य भाषाओं की जो दूसरी स्टेज है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की, वो आप लिखिए प्राकृत। तो प्राकृत में क्या क्या आना शुरू हुआ, प्राकृत, प्राकृत जो प्राकृत की जो ज्यादातर जो ध्वनि स्ट्रक्चर है, ध्वनि संरचना है, वो बहुत ज्यादा मिलती जुलती है आपकी पाली से। बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन छोटी मोटी एक दो चीजें, और उसमें से भी बहुत सारी, जैसे विसर्ग जैसे लुप्त होना शुरू हो चुका था वैसे ही पाली में, लेकिन वो चीज आपको आगे डेवलप होनी शुरू दिखती है आपकी प्राकृत में, ठीक है। तो विसर्ग भी आप यहाँ देख सकते हैं कि पाली से ही विसर्ग जो है लुप्त होना शुरू होगा, लेकिन प्राकृत में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। लिखिए इसमें विसर्ग, विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया, विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली से ही शुरू हो गई थी। चाहे तो पाली में आप ये पॉइंट और लिख सकते हैं, विसर्ग लुप्त होने लगा, ठीक है। पाली में ये पॉइंट और जोड़ देना आप, विसर्ग वाला, विसर्ग लुप्त होने लगा, ठीक है। तो प्राकृत में आप अच्छे से ये पॉइंट आ सकता है कि विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी, पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में, प्राकृत में, प्राकृत में, प्राकृत में, प्राकृत में इस संबंध में यह विकास हुआ कि, प्राकृत में इस संबंध में यह विकास हुआ कि, प्राकृत में इस संबंध में यह विकास हुआ कि विसर्ग युक्त अकारांत शब्द, विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त अकारांत, अकारांत शब्द विसर्गहीन, विसर्गहीन ओकारांत में बदलने लगे। ठीक है, विसर्ग युक्त अकारांत शब्द, अकारांत समझते हैं अब, यानी कि जिसका जो है अ पे समाप्त हो रहा हो, जिसका स्वरांत हो और अ पे समाप्त हो रहा हो, विसर्ग साथ में लगा हुआ हो, तो उसको जो है आपने चेंज करना है। जैसे एक देखिए विसर्ग युक्त है, विसर्ग भी है इसमें, और अकारांत है, अकारांत यानी अ पे समाप्त होने वाला, वो क्या है, अकारांत है ना, अ पे समाप्त हो रहा है, अ इसका स्वर है। तो देवह जैसे ये है, तो इसका क्या होना शुरू होगा, ये क्या हो जाएगा, विसर्गहीन होगा और ओकारांत हो जाएगा, तो देवह का क्या हो जाएगा, देवो हो जाएगा। बस इस तरह का परिवर्तन होना शुरू हुआ, अकारांत का जो विसर्ग युक्त अकारांत शब्द था वो विसर्गहीन ओकारांत में बदलने लगा, और इस तरह से जो है प्राकृत का एक चीज तो ये होना शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा एक चीज आप ये देखते हैं, पाली में जो है य बहुत यूज होता था, य, ठीक है। प्राकृत में य का ज बहुत होना शुरू हुआ, तो ऐसा लिखिए, एक और चीज आप लिख सकते हैं, य का ज होने लगा, जैसे यश का जस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यश का, और सौ भी ये वाला, सौ भी बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे यह, जैसे इस तरह से है, यह का हो जाएगा जो, सीधा सीधा, एक तो विसर्ग, एक तो ये वाला नियम लगेगा इस पर, ये वाला, ये अकारांत था तो इसका ओकारांत हो जाएगा, और यह का ज, तो यह का जो हो जाएगा, जब कहते हैं ना जो, इस तरह से जो है होना शुरू हुआ। एक चीज आपको ये बदलनी शुरू होती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको दिखाई देना शुरू होगा
प्राकृत में, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षतिपूरक दीर्घीकरण। तो तीसरा पॉइंट लिखिए आप प्राकृत में, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। तीसरा पॉइंट बनेगा इसमें कि लिखिए क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया, क्षतिपूरक, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्षतिपूरक दीर्घीकरण प्रक्रिया प्राकृत से शुरू हुई, या प्राकृत में ही हुई है, प्राकृत में ही ये शब्द आपको दिखाई देता है। क्षतिपूरक दीर्घीकरण क्या होता है? आप थोड़ा सा क्षतिपूरक दीर्घीकरण के बारे में लिखिए। तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण क्या होता है, लिखिए इसमें। अरे यार पाली में फिर टॉपिक, चलो कोई बात, इसी में लिख लो, कोई बात नहीं। तो फिर पाली का टॉपिक आप आगे बढ़ा सकते हैं एक और, या पाली का एक टॉपिक, एक पॉइंट और छूटा है, चलो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए इसमें कि पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को, पाली में संस्कृत के व्यंजनों को, पाली में संस्कृत के व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया, द्वित्वीकरण कैसे लिखाना है, द्वित्वीकरण, ऐसा, पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, आरंभ हुई थी। प्राकृत में, अगला वाक्य है, प्राकृत में द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त, प्राकृत में द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त, प्राकृत में द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त, प्राकृत में द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का भी मूल व्यंजन बचा रहा। द्वित्वीकृत व्यंजन, द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर, स्वर से युक्त होकर, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में, स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में, स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा, स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। किसी का कुछ छूट गया है तो मैं दोबारा बोलता हूं इसको, ठीक है। कि पाली में संस्कृत के, क्या था, पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। प्राकृत में जो द्वित्वीकृत रूप था, प्राकृत में जो द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजन का जो मूल व्यंजन था वो बचा रहा, और जो आधा व्यंजन था उसकी जगह पे दीर्घ रूप जो है उसका होना शुरू हुआ। अभी उससे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ बहुत खतरनाक सा काम हो रहा है। कुछ नहीं है, ये बहुत प्रक्रिया आपको शायद पहले भी बताई गई होगी कभी ना कभी चलते चलते, आज थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। क्षतिपूरक दीर्घीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो था, समय था, कि अगर ये क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तो आप देखते हैं कि जो है हिंदी का जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस प्रक्रिया के ऊपर। वो कैसे, देखिए पहले लिखते हैं हम संस्कृत, संस्कृत में क्या शब्द था, पाली में क्या हुआ, और प्राकृत में वो क्या आना शुरू हुआ, ठीक है। संस्कृत में जैसे माना एक शब्द है धर्म, ये है आपके पास शब्द है धर्म, ये संस्कृत का शब्द है। अब यहाँ देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का फर्क पता है ना, ठीक है। हाँ, तो अगर जैसे ये हो आधा मौ पूरा मौ हो तो इसको तो द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा,
ठीक है, द्वित्व व्यंजन। और जो अलग अलग दो हों, जैसे माना द और ध है, इसको कहा जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का क्या होना है, द्वित्वीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे धर्म शब्द है, अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, आधार पूरा है ना। अब पाली में क्या होना शुरू हुआ, ये द्वित्वीकरण की प्रक्रिया होनी शुरू हुई थी, यानी कि ये जो आधा वर्ण था आपके पास, ये क्या हो जाएगा, इसको द्वित्व बनाना है। तो द्वित्व कैसे बनाएंगे, ये मौ है, इसका भी आधा मौ कर देना है, यानी कि जो आधा र था उसका मौ हो जाएगा, इसका द्वित्वीकरण हो गया। तो पाली में जो प्रक्रिया हुई थी उसको क्या कहा जाता है, द्वित्वीकरण हो गया। और इसके बाद प्राकृत में जो चीज होनी शुरू होगी, प्राकृत में होना शुरू हुआ क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी कि क्षति की पूर्ति करनी है, और उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए क्या करना है, दीर्घीकरण करना है। और कैसे करना है ये देखिए, क्षतिपूरक दीर्घीकरण कि जो आधा मौ है इसकी तो होगी क्षति, ये टूटेगा, ठीक है, जो मूल है द्वित्वीकृत रूप है वो तो बना रहेगा, मौ तो बना रहेगा, लेकिन जो पिछला वाला है, ये आधा वाला है, इसका क्या हो जाएगा, ये करना है, इसकी करनी है आपको क्षति, और इसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए इसको बनाना है, इसको करना है आपने दीर्घीकृत कर देना है, वही है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। तो धर्म का क्या हो जाएगा, ये आपको गायब करना है और इसको दीर्घ बनाने है, तो ध का दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना, तो धाम हो जाएगा। इस तरह से जो है बना, इसको कहते हैं क्षतिपूरक दीर्घीकरण। ठीक है, तो द्वित्वीकरण की प्रक्रिया पाली में और प्राकृत में क्या हुआ, क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया हुई थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे ही होता है। जो तत्सम तद्भव जो आपने पढ़ा, वो सारे के सारे शब्द कुछ ना कुछ इसी तरह की प्रक्रिया करके हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग लगा सकते हैं, थोड़ा सा तरीके से कर सकते हैं, तो आप हर शब्द का जो है ऐसा द्वित्वीकरण करते हुए क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है शब्द डेवलप होने शुरू हुए। इस तरह से जैसे अगर हम ये देखें, एक और लेते हैं, जिह्वा जैसे एक शब्द है, ठीक है। अब जिह्वा का क्या होना शुरू हुआ, द्वित्वीकरण करना शुरू किया। अब ये थोड़ा सा मतलब अलग तरह से जिह्वा हो गया, माना इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये आधा है, आधा ब है, इसको हटाना है, इसका दीर्घीकरण करना है, छोटी ई लगी हुई है, बड़ी ई कर देनी है, जीव हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन ये अब आप सोचेंगे कि ये हटा कैसे, तो ये ऐसी प्रक्रिया में हट गया थोड़ा बहुत, तो मतलब आपको समझना भी पड़ेगा हल्का बहुत, ये अपने आप ही हो गया, जीभा का जीव कर दिया गया। इस तरह से जीभा का जीव बनना शुरू हुआ, द्वित्वीकरण की प्रक्रिया, और उसके बाद क्षतिपूरक दीर्घीकरण की जो प्रक्रिया थी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी तरह से जैसे अगर आप मृत्यु शब्द की बात करें, तो मृत्यु शब्द की पहले तो क्या हुआ, इसको ऐसा लिखा गया मिच्चु, और ये कैसे हुआ, मृत्यु का मिच्चु होना शुरू हुआ, आसान हुआ। और इसके बाद जो हुआ है प्रक्रिया हुई, इसी का भी दीर्घीकरण कर देना है, मीच हो जाएगा। अब ये शायद स्वरों का ये क्रम, एक चीज और करते थे ये लोग कि जो भी आपका मतलब और स्वरों पे खत्म हो रहा होगा उसको अ पे करना है, अकारांत करना है, चाहे कोई सा भी हो, अकारांत किया गया है। जैसे यहाँ पे एक प्रक्रिया ये भी संभावित है कि इस तरह से होता होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है शब्द जो है चलने शुरू हुए, और इस प्रकार आप पाते हैं कि क्या है, जो है ये है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। ठीक है, तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण जो है संस्कृत के हिंदी के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। आप देख भी पा रहे होंगे बहुत सारे शब्द जो है इस तरह से डेवलप होने शुरू हुए। तो प्राकृत की स्टेज तो ये है। ठीक है, बहुत ज्यादा व्याकरणिक विशेषताएं आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या विकास पढ़ना है आपको, उद्भव और विकास। उद्भव तो आपने देख लिया कि कहां से निकला है, विकास आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा यही हिसाब है इसका। आगे आप चाहें तो कर सकते हैं, आगे लिखिए। और फिर इसमें जो कारक वाली चीज है, परसर्ग और टूटना, तो इसमें थोड़ा सा और विकास होना शुरू हुआ। जैसे आपने वहां देखा कर्ता कर्म का होना शुरू हुआ था, और पाली में एक और चीज होनी शुरू हुई थी कि जो आपका करण कारक था, यानी कि तीसरी विभक्ति थी, और अपादान कारक था पांचवी विभक्ति। करण कारक और अपादान कारक में जो अंतर था वो लगभग लगभग समाप्त होना शुरू हुआ था। ठीक है, तीन कारक तो वहां बदले, बाकी के कारक यहाँ बदलने शुरू हुए। एक आध रह जाएगा तो वो और जो है अपभ्रंश में खत्म हो जाएगा। तो वो तो धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आप मान सकते हैं इस तरह से। तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण महान एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगला आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं, आपका क्या, ये अपभ्रंश। अपभ्रंश में क्या हुआ, अपभ्रंश अपभ्रंश की स्टेज में आकर के क्या होना शुरू होता है, इसमें जो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसके तो उसी को लेकर के विवाद है कि अपभ्रंश की आखिरी स्टेज है क्या,
हाँ, 2-3 आप चीज चाहें तो लिख सकते हैं इसमें। अपभ्रंश में अब इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड व्याकरण आपको मिलता है, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे हेमचंद्र का शब्दानुशासन लिखा था शुरुआत में, उसमें शायद प्राकृत का व्याकरण है वो, है ना। अपभ्रंश का भी एक व्याकरण ग्रंथ था, कौन सा था, एक है अपभ्रंश का ही व्याकरण ग्रंथ है, वो भी किसी ने लिखा था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड व्याकरण अब आना शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है। वैसे संस्कृत का भी होता है, लेकिन एक लिखित किताब जहां से आपको मिले कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ये आप जो है अपभ्रंश के अंदर पाते हैं, ठीक है। तो आप एक पहली चीज आप लिख सकते हैं कि हिंदी के उसमें स्वरों में क्या है, ए ओ स्वर, ए और ओ जो स्वर है, नहीं ए ओ नहीं यार, सॉरी, ये जो, हाँ ये वाला आओ, आए और आओ स्वर इसमें नहीं मिलते, नहीं मिलते, ये वाले स्वर नहीं मिलते। अब वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वहां पाली और प्राकृत में ही इनका जो है ये होना शुरू हो गया था, ए इसका जो है, यानी कि इसका आप कह सकते हैं छोटा रूप होना शुरू हुआ था, ए ओ के रूप में पाली प्राकृत में ही होना शुरू हुआ था। इस वजह से ये वाले रूप आपको अपभ्रंश में नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं इसमें, री का प्रयोग नहीं मिलता है, री का प्रयोग नहीं मिलता। आप देखेंगे कोई भी तद्भव शब्द होगा, आपको री की मात्रा उसमें नहीं दिखेगी। एक चीज और आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब आपको लॉजिकल रीजनिंग दिमाग थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे माना आपके पास कोई तत्सम शब्द है, आपके पास एक शब्द है, उसमें लिया हुआ है कि तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इसी में कंफ्यूजन है केवल और केवल, ठीक है। री की मात्रा आप देखेंगे कि री क्या है, संस्कृत की जो है ध्वनि है, तो हिंदी की भी, मतलब री हिंदी में भी मान लिया गया है, क्योंकि तत्सम शब्दों को आपको जो है वहां से मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन री का प्रयोग जो है आपको अपभ्रंश के अंदर नहीं दिखता है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये कैसे हटेगा, री का प्रयोग नहीं मिलता, तो री जो है इनका स्वर नहीं था, क्योंकि री की जगह पे क्या होना शुरू होगा, री का जो है री होना शुरू होगा, ये करना शुरू हो गया था। री का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं मिलेगा, पाली प्राकृत में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अपभ्रंश है वो अपने आप में थोड़ा उकार बहुला भाषा है। एक और चीज आप लिख सकते हैं कि अपभ्रंश क्या है अपने आप में, उकार बहुला। कैसे, उकार बहुला, उकार यानी कि ऊ का जो है मिलना बहुत ज्यादा होता है, उकार बहुला भाषा है, भाषा के रूप में विकसित हुई। उकार बहुला यानी कि उकार के रूप में, एक आध शब्द का जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे मन, जैसे माना शब्द है मन, तो मन को लिखा जाना शुरू हुआ मनु, उकार बहुला हो गया, उकारांत हो गया, ये इस तरह से होना शुरू हुआ। जैसे कारण का कारण, अंग का अंगु, तो ये चीज आप जो है अपभ्रंश के अंदर देखते हैं। बहुत बड़े परिवर्तन तो उस तरह के नहीं, लेकिन ये सारी थोड़ा बहुत स्थितियां। और अनुनासिकता के संबंध में भी बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हुआ। कभी कभी क्या हुआ कि कुछ अनुनासिक शब्द थे वो आपके निरानुनासिक होने, यानी कि जो नाक से बोले जाते थे वो नाक से नहीं बोलना जो है इस तरह से होना शुरू हुआ। जैसे सिंह जैसे शब्द है माना, अब ये आपका नाक से बोले जाने वाली ध्वनि है, अनुस्वार है इसमें, तो सिंह का उन्होंने सी ही कर दिया, बस ऐसा कर दिया, समझ रहे आप। तो कुछ का निरानुनासिक कर दिया, ठीक है। तो अनुनासिक के बारे में क्या आप लिख सकते हैं, अनुनासिक ध्वनियों में 3 स्टेजेस, कुछ निरानुनासिक हो गई, कुछ निरानुनासिक हो गई, ठीक है, कुछ अकारण ही नासिक्य बन गई, यानी कि जो
जो पहले नाक से नहीं बोली जाती थी अब उसको नाक से बोला जा रहा है। जैसे कैसे, कौन सा हो सकता है, हाँ जैसे अश्रु शब्द था माना, अश्रु, अश्रु यानी कि आंखों, आंसू को कहा जाता है, अब अश्रु जो है आंसू कहा जा रहा है, तो नासिक के बन गया ना, निरानुनासिक का नासिक के बनना शुरू हुआ, तो एक स्टेजेस ये होना शुरू हुआ। और तीसरा जो है आप लिख सकते हैं, तो आप जो है एक एक का ऐसा उसमें लिख सकते हैं। निरानुनासिक का उदाहरण ये है, नासिक के वाले का उदाहरण ये है, ठीक। और जैसे कुछ स्वरों का भी इसी तरह से होने शुरू हुआ, जैसे पक्षी को कैसे लिखना शुरू हुआ, आंख, ऐसा। तो ये सब जो है अकारण जो है नासिक के बनना शुरू हुआ, कि निरानुनासिक था अनुनासिक बना, और कुछ जो अनुनासिक थे उनको उन्होंने निरानुनासिक करना शुरू हुआ। तो अब ब्रंच में एक रैंडमाइज चीज आप ये देखते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है, ये तो ऐसी है कि मतलब ये उतना, जिस प्रक्रिया का कोई नाम नहीं है ना, वो प्रक्रिया आपके यहाँ नहीं पूछी जाएगी। जैसे द्वित्वीकरण एक टेक्निकल टर्म हो गया तो वो पूछा जा सकता है, द्वित्वीकरण पाली की स्टेज हो गई। जैसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण हो गया, वहां हो गया, या फिर जैसे नपुंसक लिंग द्विवचन ये कहाँ लुप्त हुए, तो पाली में लुप्त हुए, ये सारी चीजें आ सकती हैं। या फिर जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो है इसमें लिख सकते हैं, स्वर भक्ति होनी शुरू हुई है। स्वर भक्ति क्या होती है ये लिखिए, स्वर भक्ति। अब भ्रंश के अंदर एक चीज आप देखते हैं, उसको कहते हैं आप स्वर भक्ति, यानी कि स्वर टूटना। स्वर भक्ति की प्रक्रिया जो है अपभ्रंश में आप देखते हैं, स्वर भक्ति। और ये कैसे, कि व्यंजनों के संयोग को सरल बनाने के लिए, कि व्यंजनों के संयोग को सरल बनाने के लिए, व्यंजनों के संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजन संयोग के मध्य, व्यंजन संयोग के मध्य स्वर लाया जाता था। यह स्वर लाने की प्रक्रिया हुई या स्वर लाया जाता था, ऐसा जो भी आप लिखना चाहें। व्यंजनों के संयोग को सरल करने के लिए व्यंजन संयोग के बीच में आपको स्वर लगाना है। अब कैसे, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आपके पास एक संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन संयोग है, संयुक्त व्यंजन आपको यहां पे दिख रहा है प्र, ठीक है। क्या करना है, अब भ्रंश में ये स्वर भक्ति होनी शुरू, यानी कि स्वर के द्वारा भक्ति करना, यानी कि स्वर भक्ति यानी कि यहाँ पे तोड़ने वाला है, ठीक है, भाजन वाला जो रूप है, विभाजित करना, स्वर के द्वारा जो है तोड़ना इसको। अब कैसे तोड़ना, कि जो व्यंजन संयोग है, व्यंजन संयोग क्या है, प्र है, यानी कि प आधा है, प आधा है और र पूरा है, ऐसा है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको स्वर ला देना है। स्वर क्या लाया जा सकता है, अ का स्वर ला दो तो स्वर का इसका क्या हो जाएगा, परदेश हो जाएगा। हालांकि ये चीज भी आपको बदल जाएगी। तो प्रदेश में और पर और प्र में क्या अंतर है, कि पर में क्या है, बीच में एक अ का स्वर है, ठीक है। तो ये स्वर भक्ति, स्वर के द्वारा जो है इसको तोड़ा गया। तो पर कहना आसान है, प्र कहना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से ये चीज होनी शुरू होती है, ठीक। ऐसी मर्यादा को मर्याद कहना शुरू हुआ, इस तरह के और भी शब्द हो सकते हैं। क्रिया का क्रिया हो गया, ऐसे मर्यादा का मर्याद, ऐसा एक हो सकता है। इस तरह के जो है शब्द होने शुरू हुए, इसको कहा जाता है आपको क्या, स्वर भक्ति। ठीक है, अंत्य व्यंजन लुप्त होना शुरू हुआ, द्वित्वीकरण होना शुरू हुआ, ये सब तो हो चुका है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में निम्नलिखित परिवर्तन। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन भी परिवर्तित होने शुरू हुए, संयुक्त व्यंजनों के रूप बदलने लगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, अक्षत रोगियों वाले जो है, संयुक्त संयुक्त व्यंजन नो के रूप बदलने लगे, संयुक्त व्यंजनों के रूप बदलने लगे। जैसे आपके पास एक संयुक्त व्यंजन है अक्ष, तो अक्ष का हो गया आधा क पूरा ख, ख,
ठीक है, इस तरह से। तो जैसे दीक्षा शब्द है, तो ये क्या हो गया, दीक्षा, इस तरह से होना शुरू हुआ, या दीक्षा, तो कक्षा का क्या हो गया, ये। ठीक, इसी तरह से जैसे आप ज्ञ का लिख सकते हैं, ज्ञ का लिख सकते हैं, आधण पूर्ण, पूर्ण, आधण पूर्ण, ज्ञ का रूप ऐसा होना शुरू हुआ। जैसे अज्ञानी अगर आपको लिखना है, अज्ञानी ऐसा लिखना शुरू हुआ, अर्णाणी, और नौ का भी न हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो जाता था। तो ये जो है अपभ्रंश की विशेषता आप देखते हैं कि ये सब होना शुरू हुआ। और भी मतलब व्याकरण की स्टेजेस और हैं। इसके अलावा जो बीच में अल्प प्राण ध्वनियां आती थी, खैर छोड़ो, उस पॉइंट को लिखा है, एक महाप्राण वाला पॉइंट लिखिए आखिरी चाहे तो। वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट अब ये नहीं है, आप समझ सकते हैं कि क्या 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको एकदम हेडिंग बना करके लिखाया गया है। एक लिख सकते हैं आप कि शब्द के मध्य में आने वाले महाप्राण व्यंजन, शब्द के मध्य में आने वाले महाप्राण व्यंजन, व्यंजन ह में रूपांतरित होने लगे। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण जो व्यंजन थे उनको ह बनाना शुरू किया इन लोगों ने। जैसे आपके पास एक शब्द है अल्पप्राण ध्वनि, ये महाप्राण ध्वनि, रुधिर, जैसे ये, अब ध क्या है, महाप्राण ध्वनि है, अल्पप्राण महाप्राण तो पता है ना, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, रुधिर हो जाएगा, ऐसा होना शुरू हुआ। तो ये चीज आप अपभ्रंश में एक चीज ये भी देखते हैं। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, कभी कभी होगा, ठीक है, भाषा में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अपभ्रंश में ये सब होना शुरू होता है। बाकी आपको लिंग वचन ये सारी विशेषताएं आपको बताई गई हैं कि लिंग में क्या हुआ था। लिंग की जो व्यवस्था थी वो शुरुआत में ही चेंज हो गई थी, वचन की व्यवस्था शुरुआत में ही चेंज हो गई थी, पाली में ही। तो ये सब चीजें आपको यहाँ दिखाई देती है, ठीक है। अपभ्रंश तक हम आ चुके हैं। अब जो हमें करना है, अवहट्ट में ऐसा कुछ बहुत ऐसा अंतर नहीं दिखाई देता जो आप जो है करेंगे। ये तो कोई ऐसा लिखाने लायक पॉइंट इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ये हो चुका है भाई, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो चुका है। कल जो हमने करना है वो हिंदी का विकास है। ये तो हिंदी का ही विकास पढ़ रहे हैं आप, लेकिन मतलब अपभ्रंश तक हम आ चुके हैं। इसके बाद जो हमने करना है वो है आपकी बोलियों पे हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो हिंदी का उद्भव पहले पढ़ना है, विकास बाद में पढ़ेंगे। उद्भव जो में ज्यादातर जो चीजें आप देखेंगे, ये वाला फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका, खड़ी बोली वाला जो रूप है, जो आधुनिक आर्य भाषा किस तरह से डेवलप हुई, वो वाला टॉपिक कल होगा। और उसके बाद बोलियों पे आएंगे, उपभाषा और ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास समाप्त।